those who are actually advertising it, as an actor or actress or somebody, if they are doing advertising something which is misleading, is also illegal and it is punishable. So we are working on it. FSI is also working on it. In the forthcoming days, you will definitely see some actions, those who are misleading. Abhiyuday's letter. The FDA has sent show cause notices to all 3 actors. इंग्लिश में एक फेमस कहावत है, The more you fuck around, the more you're gonna find out. कुछ ऐसा ही तुकाराम मुंडे अब बॉलीवुड से कह रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अजय देवगन की सबसे मेमोरेबल लाइन कौन सी है, तो अनडाउटेडली आप कहेंगे बोलो जुबान तीसरी। इसी एड में शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ भी है। 16 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इन तीनों एक्टर्स को विमल इलायची के एडवर्टाइजमेंट को लेकर शो कॉज नोटिस भेजे। एलिगेशन ये है कि इलायची के नाम पर जो ब्रांडिंग चल रही है वो असल में विमल पान मसाला, जो महाराष्ट्र में प्रोहिबिटेड है, उसका इनडायरेक्ट प्रमोशन है। नोटिसेस FSS एक्ट 2006 के अंडर भेजे गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर्स से उनके एंडोर्समेंट फी और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस की डिटेल्स भी मांगी गई है। 15 days to explain themselves and to hand over their contracts, their campaign details and their payment information, all of it. Even the due diligence they did before signing up for this ad. लेकिन अगर हम इस स्टोरी को सिर्फ 3 एक्टर्स को नोटिस मिला यही तक लिमिट कर देंगे तो शायद हम पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे। असली सवाल ये नहीं है कि विमल इलायची का एड लीगल है या नहीं। असली सवाल ये है कि बॉलीवुड की इन्फ्लुएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। एक तरफ बॉलीवुड हमें डिसिप्लिन बेचता है, सुबह 4 बजे उठने की स्टोरीज, जिम रूटीन, 6 पैक एब, नो शुगर डाइट। दूसरी तरफ वही स्टार्स कभी किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ दिखते हैं जिसका कनेक्शन टोबैको, गुटखा या जंक फूड से है। अक्षय कुमार इसका चलता फिरता एग्जांपल है। सालों तक उनके आइडेंटिटी बॉलीवुड के फिटनेस आइकॉन की रही। उन्होंने खुद गुटखा जैसे प्रोडक्ट के अगेंस्ट बयान दिए। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूँ, गलत काम नहीं करूँ। 1 घंटा दो अपने शरीर को, 6:30 बजे के बाद खाना बंद कर दो, देखो आपकी सेहत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सबका जरूरी है फिट रहना, एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एंड इंडिया फिट होगा तो हिट होगा। लेकिन जब वो शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ विमल कैंपेन में आए तो पब्लिक बैकलैश इतना तेज हुआ कि उन्हें अपॉलॉजी देकर कैंपेन से हटना पड़ा। अक्षय कुमार को उनकी विमल वाले एड के लिए खरी खोटी सुनने को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी है। ऋतिक रोशन, जिन्हें ग्रीक गॉड कहा जाता है और जिनका पूरा HRX ब्रांड फिटनेस पर खड़ा है, उनका नाम भी पान मसाला कैंपेन और शुगरी ड्रिंक से जुड़ा रहा है। एंड नाउ टाइगर श्रॉफ, जिनकी पूरी आइडेंटिटी ही मार्शल आर्ट्स है, वो भी FDA स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम सिर्फ ये तीनों एक्टर्स की नोटिस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी इकोनॉमी मॉडल को तुकाराम मुंडे कैसे डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। These regulations must be read by everybody who is creating advertisement, publishing it, sponsoring it, because as per the regulations, everybody across the chain is responsible. आज का बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ एस्पिरेशंस मैन्युफैक्चर करता है। आप एक एक्टर को स्क्रीन पर देखते हैं और उसकी पर्सनालिटी के साथ एक पूरी लाइफस्टाइल एसोसिएट हो जाती है। हेयर स्टाइल ट्रेंड बन जाता है, जिम रूटीन कंटेंट बन जाता है और जब वही एक्टर किसी ब्रांड के साथ खड़ा होता है, उस ब्रांड को भी उसकी पर्सनालिटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। इसीलिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट दुनिया का सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल है। एक अननोन ब्रांड को शायद अपनी आइडेंटिटी बनाने में सालों लग जाएंगे, लेकिन शाहरुख खान का फेस मिलते ही ब्रांड को एक शॉर्टकट मिल जाता है, कल्चरल मेमोरी। कंपनीज उस 30 सेकंड के स्लॉट में ऑडियंस की मेमोरी खरीदते हैं और जब प्रोडक्ट कंट्रोवर्शियल हो तो मेमोरी और वैल्यूएबल बन जाती है। क्योंकि ब्रांड का नाम अगर दिमाग में है तो मार्केटिंग का आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। मार्केटिंग साइकोलॉजी में इसको एडेड रिकॉल और ब्रांड सेलियंस जैसे टर्म से समझाया जाता है। मतलब जब कंज्यूमर किसी कैटेगरी के बारे में सोचता है तो कौन से ब्रांड का नाम सबसे पहले उसके दिमाग में आता है। सेलिब्रिटीज इस रिकॉल वैल्यू को ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग चेहरों को इमोशनली प्रोसेस करता है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को बोरोड इक्विटी भी कहा जाता है। बट ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ पान मसाला तक लिमिटेड नहीं है। कार्तिक आर्यन को देखो, उसने अपने सेलिब्रिटी और फिटनेस जर्नी में ये कहा है कि जंक फूड से दूर रहो और कमर्शियल स्पेस में कार्तिक आर्यन मील के साथ ये मैकडॉनल्ड्स में दिखे। ऐड भी बना दो और उसमें बड़े-बड़े शब्दों में लिख दो कार्तिक आर्यन मील। सारा अली खान ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की। I am just saying that if you eat rubbish, it's going to affect your mental health. Keep check on what you're eating because it affects more than just your visual appearance. It affects your hormone balance and that's extremely important. पर वो बहन भी पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड में नजर आती है। Hello, I'm back. समंता रुत प्रभु वेलनेस और शुगर रिडक्शन पर खुलकर बात करती है, लेकिन चॉकलेट स्नैक्स ब्रांड के साथ उनकी एसोसिएशन रही है। वेफरुम क्रीमी फिलिंगुम
आलिया भट्ट भी एक तरफ शुगर कम करने की बात करती है और दूसरी तरफ फ्रूटी जैसे शुगरी प्रोडक्ट को इंडोर्स करती है। रेड टी, ब्लैक टी, इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। क्या बोला तूने? सवाल ये नहीं है कि क्या एक्टर्स को सिर्फ वो प्रोडक्ट एंडोर्स करना चाहिए जो वो खुद कंज्यूम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट का बेसिक प्रीमाइस ही है कि सेलिब्रिटी एक कमर्शियल मैसेज रिप्रेजेंट करता है, अपनी पर्सनल लाइफ नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब सेलिब्रिटी की पर्सनल क्रेडिबिलिटी ब्रांड का सबसे बेस्ट मार्केटिंग टूल बनता है। आमिर खान का ठंडा मतलब कोको कोला इसी पावर का सबसे क्लीन एग्जाम्पल है। ये बिना टेरेस की बिल्डिंग, फूडू कैन बम, हाँ? इसे ठंडा मंगाने क्या ला रहा है भाई? लेकिन ठंडा ही तो है। अबे फ्लावर पॉट, ठंडा मतलब कोका कोला। उन्होंने कोको कोला का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं समझा है, उन्होंने सिर्फ एक शॉर्ट हैंड दिया, ठंडा इक्वल्स टू कोका कोला। यही ब्रांडिंग है। अगर एक सेलिब्रिटी एक ड्रिंक को एक कल्चरल फ्रेज बना सकता है तो यही काम दूसरे ब्रांड्स के साथ, दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी किया जा सकता है। सो कमिंग बैक टू पान मसाला, इसकी इंडस्ट्री का साइज रीसेंट एस्टिमेट में रफली 5 से 9 बिलियन डॉलर्स तक रखा गया है। प्रोडक्ट सस्ता है, डिस्ट्रीब्यूशन एनॉर्मस है, रूरल और सेमी अर्बन रीच हाई है, इसीलिए कंज्यूमर को कन्विंस कराने से ज्यादा जरूरी है कि उस प्रोडक्ट को उस कंज्यूमर के दिमाग में फिट किया जा सके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, टोबैको और पान मसाला की डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बैंड है, तो ब्रांड विजिबल कैसे रहे? यही से जन्म होता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का। सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्ट कर देती है, प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड वैल्यू एनॉर्मस है, लेकिन टेलीविजन और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट प्रमोशन मुश्किल हो गया, तो कंपनी एक दूसरा लीगली एडवर्टाइजेबल प्रोडक्ट लॉन्च करती है। सेम नाम, सेम लोगो, सेम कलर, सेम विजुअल आइडेंटिटी। पान मसाला इकोसिस्टम में इसका क्लासिक रूट है पान मसाला से इलायची या माउथ फ्रेशनर। रेगुलेटर का आर्गुमेंट है, अगर लीगल प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बार बार बैंड प्रोडक्ट को रीइंफोर्स कर रही है तो उस एड को सिर्फ उसके लिटरल लेवल से जज नहीं किया जा सकता। असली सवाल है कंज्यूमर के दिमाग में क्या रह रहा है, इलायची या ब्रांड। ये कंसेप्ट इंडिया में ओवरनाइट नहीं बना। 2003 में सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कोट्पा आने के बाद ब्रांड एक्सटेंशंस कॉमन हो गए। बैकपाइपर क्लब सोडा, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीरीज, किंगफिशर के वाटर और लाइफस्टाइल एक्सटेंशन और पान मसाला कंपनीज के इलायची, माउथ फ्रेशनर वेरिएंट। प्रोडक्ट बदला लेकिन ब्रांड मेमोरी इंटैक्ट रही। इंडिया में 2022 में सीसीपीए की गाइडलाइन ने प्रोहिबिटेड गुड्स से एसोसिएटेड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग ब्रांड एक्सटेंशन को स्पेसिफिकली स्क्रूटिनी के अंडर लाया। सेलिब्रिटीज के लिए ड्यू डिलिजेंस डिस्क्लोजर भी जरूरी हो गया। महाराष्ट्र एफडीए के करंट नोटिसेस एफएसएस एक्ट 2006 की सेक्शन 24 मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और सेक्शन 53 पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस देते हैं। ये सेक्शन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को कवर करते हैं और यही वो लीगल हुक है जिससे तुकाराम मुंडे बॉलीवुड तक पहुंच गए। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट की। पहले भी ऐसे नोटिस स्टार्स को जाते रहे हैं। 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल के बाद शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को टोबैको लिंक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेकर सेंटर की तरफ से नोटिस भेजा गया था, जिसमें उनके पद्मा अवार्ड को लेकर भी सवाल उठे थे। यानी ये पहला मौका नहीं है जब इन नामों को इस तरह से स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस बार एक्शन स्टेट लेवल रेगुलेटर की तरफ से आया है और स्पेसिफिकली एक नए प्रोडक्ट इलायची को टारगेट करके। बट दिस थिंग एज वेल इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया। अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन का रूल है कि अगर सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है और उसका मटेरियल कनेक्शन है तो उसे क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा। किम कार्डेशियन को 2022 में एक क्रिप्टो टोकन एडवर्टाइजमेंट को लेकर एसईसी ने $1.26 मिलियन का फाइन लगाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पेड प्रमोशन डिस्क्लोज नहीं की थी। यूके में एएसए सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स दोनों पर एक्शन लेता है। कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को डिटॉक्स टी और एपेटाइट सप्रेसेंट लॉलीपॉप्स प्रमोट करने पर फॉर्मली रिप्रिमांड किया गया है। साउथ कोरिया में के पॉप आइडल सोजू ब्रांड के सबसे बड़े एंडोर्सर्स है। यहाँ भी एक आर्गुमेंट है कि जब टीनेजर फैन बेस वाले आइडल अल्कोहल के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो इनडायरेक्टली अंडर एज ड्रिंकिंग कल्चर प्रमोट होता है। चाइना में रेगुलेटर्स ने कई बार सेलिब्रिटीज को अनहेल्दी प्रोडक्ट या मिसलीडिंग क्लेम एंडोर्समेंट के बाद पब्लिकली ब्लैकलिस्ट किया है। तुकाराम मुंडे का एक्शन इसी बदलते हुए ग्लोबल ट्रेंड का एक इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है। नाउ सी, सरोगेट ब्रांडिंग एक ग्लोबल एडवर्टाइजिंग पैटर्न है। जहां भी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज पर एडवर्टाइजमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, कंपनीज नया रास्ता ढूंढ लेती है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। टोबैको एडवर्टाइजमेंट जब ट्रेडिशनल मीडिया से हटने लगी तो सिगरेट ब्रांड्स ने मोटर स्पोर्ट को अपना प्लेटफॉर्म बनाया। मार्लबोरो का सिग्नेचर रेड एंड व्हाइट पैटर्न दशकों तक फरारी और मैक्लारेन की लाइवरीज पर विजिबल रहा, बिना सिगरेट लिखे भी। 2005 में जब यूरोपियन यूनियन ने टोबैको स्पॉन्सरशिप बैन किया, टीम ने सटली रीडिजाइन लिवरीज यूज किए जो पुराने ब्रांडिंग की याद दिलाते थे। 1990s में कैमल सिगरेट्स का कार्टून मैस्कॉट जो कैमल इतना पॉपुलर हो गया था
कि सर्वेज में बच्चे इसे मिकी माउस जितना ही पहचानते थे। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने 1997 में आरजे रेनॉल्ड्स पर एक्शन लिया, ये कहते हुए कि कैंपेन माइनर्स को टारगेट कर रही है। ये केस आज भी एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है। इंडिया में ही एक और क्लासिक केस है, किंगफिशर बियर की एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकती, तो किंगफिशर एयरलाइन, किंगफिशर कैलेंडर और किंगफिशर वाटर जैसे ब्रांड एक्सटेंशन ने किंगफिशर नाम को कंटिन्यूअसली कल्चर में जिंदा रखा। एयरलाइन चले ना चले, ब्रांड रिकॉल का काम किंगफिशर कैलेंडर और बाकी क्रिकेट स्पॉन्सरशिप से होता रहा। विजय माल्या ने तो एक स्टेप आगे जाके आरसीबी का नाम भी अपने ब्रांड रॉयल चैलेंज को प्रमोट करने के लिए रखा। Obviously chose Bangalore, and it then was natural that it would be Royal Challengers Bangalore because the whiskey was Royal Challenge. इंटरनेशनल क्रिकेट में कई डिकेड्स तक बियर हो, स्पिरिट ब्रांड्स हो, ये जर्सी और बाउंड्री रोप पर डोमिनेंट रहे। इन सारे एग्जांपल में एक ही पैटर्न होता है कि प्रोडक्ट को हाइड करो, ब्रांड को नहीं। इंडिया में ये पैटर्न पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटी कल्चर इतना पावरफुल है कि सेलिब्रिटी अपने आप में ही एक सोशल प्लेटफॉर्म बन जाता है। एक एड कैंपेन टेलीविजन कमर्शियल से निकलकर सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन बन जाता है, चाहे कंट्रोवर्सी के थ्रू ही क्यों ना हो। अब इसमें भी कुछ लोगों का काउंटर आर्गुमेंट होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट ही तो है, एक सेलिब्रिटी ही तो है, एक इलायची ब्रांड ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों मचाना। प्रॉब्लम तब समझ आती है जब हम एडवर्टाइजमेंट से कैमरा हटाकर प्रोडक्ट के एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। अरेका नट, जो कई पान मसाला प्रोडक्ट का की इंग्रेडिएंट है, उसे WHO की कैंसर एजेंसी IARC ने ग्रुप 1 कार्सिनोजन क्लासिफाई किया है, यानी इंसानों में कैंसर कॉज करने का एविडेंस सफिशिएंटली एस्टेब्लिश्ड है। स्मोकलेस टोबैको और अरेका नट कंजम्पशन का कनेक्शन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ओरल कैंसर जैसे आउटकम से है, और इंडिया ओरल कैंसर के मामले में दुनिया में सबसे अफेक्टेड कंट्रीज में से एक है। ऑर्डिनरी और सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट में एक डिस्टिंक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट भले दोनों जगह पर सेम हो, पर सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को एक पर्सनैलिटी दे देते हैं। फैमिलियरिटी, स्टेटस, सक्सेस, कूलनेस, एस्पिरेशन, ये सब अटैच हो जाते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है, अवेयरनेस, फैमिलियरिटी, नॉर्मलाइजेशन, कंजम्पशन। अगर एक प्रोडक्ट को बार बार पॉप कल्चर में नॉर्मल या कूल दिखाया जाए तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी शिफ्ट हो जाती है, स्पेशली इन द यंगर ऑडियंस। दूसरी तरफ इंडस्ट्री का इकोनॉमिक साइज भी रियल है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल एम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेवेन्यू। इसीलिए कंपनीज अपने ब्रांड को चुपचाप डिसअपियर होने ही नहीं देती। जब एक रास्ता बंद होता है दूसरा ढूंढ लिया जाता है। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट का कॉस्ट, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी और प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी का बर्डन भी उतना ही रियल है, सिर्फ कंपनी या कंज्यूमर पर नहीं, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर। यही वो टेंशन है जहां सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ केयर तीनों कोलाइड करते हैं। सेलिब्रिटीज ना तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और काफी केस में वो कंज्यूम भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना फेस देते हैं। लेकिन अगर उस फेस की कमर्शियल वैल्यू करोड़ों में है तो उस फेस की कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह इग्नोर करना भी मुश्किल है, क्योंकि अब तक बॉलीवुड में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को एक सिंपल ट्रांजैक्शन माना गया है। कंपनी पे करती है, एक्टर्स परफॉर्म करते हैं और एडवर्टाइजमेंट एयर होती है। तुकाराम मुंडे के नोटिसेस इस इक्वेशन में एक नया सवाल डालते हैं। सेलिब्रिटी परफॉर्म करता है, लेकिन क्या वो उस परफॉर्मेंस से जो प्रमोट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है? एक्टर्स का अपना काउंटर आर्गुमेंट है, हम एक लीगल प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं और अगर इलायची इतना ही हार्मफुल है तो उसे भी बैन किया जाए। ये आर्गुमेंट वैलिड है। अगर एक प्रोडक्ट लीगली मार्केट में है तो क्या उसे एडवर्टाइज करने वाले पर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर और रेगुलेटर की होनी चाहिए? पर इसमें रेगुलेटर का सवाल होता है कि क्या जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है वो इनडायरेक्टली एक बैंड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है? इसका इम्पैक्ट सिर्फ 3 एक्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा। बॉलीवुड एंडोर्समेंट एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है, और आज विमल, कल दूसरा ब्रांड, आज शाहरुख खान, कल कोई और सेलिब्रिटी। अगर एनफोर्समेंट कंसिस्टेंट होती है तो कंपनीज को फ्यूचर कैंपेन्स डिजाइन करते वक्त सिर्फ लीगल वर्डिंग नहीं, ब्रांड एसोसिएशन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, और सेलिब्रिटीज को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। तुकाराम मुंडे ने इस एक्शन के थ्रू उस इकोसिस्टम को चैलेंज किया है जहां बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन और कंज्यूमर बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करता है। आज दुनिया भर में मार्लबोरो के F1 कार्स से लेकर जारूम के बैडमिंटन कोर्ट्स तक, लुई एविन के बाद फ्रांस के आर्ट दे विवर कैंपेन से लेकर जो कैमल के कार्टून मैस्कॉट तक, ये एक प्रूवन स्ट्रेटेजी रही है। जब प्रोडक्ट छुपाना पड़े तो ब्रांड को जिंदा रखो। सो अगले 15 दिनों का ये विंडो एक प्रेसिडेंट सेटिंग मूवमेंट बन सकता है। अगर महाराष्ट्र FDA अपना स्टांस मेंटेन करती है और ये एस्टेब्लिश होता है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट चेन का अकाउंटेबल हिस्सा है, तो फ्यूचर में हर नया ब्रांड एक्सटेंशन कैंपेन, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री का हो, सेलिब्रिटी के लीगल टीम को एक ड्यू डिलिजेंस का नया लेयर ऐड करना पड़ेगा। और अगर नोटिसेस सिर्फ फॉर्मेलिटी में खत्म हो जाते हैं, जैसे 2022 के टोबैको लिंक नोटिसेस के बाद हुआ था, तो ये पैटर्न रिपीट होगा। हर कुछ साल में एक नया नोटिस, एक नई हेडलाइन आएगी और फिर
स्टेटस को मेंटेन रहेगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को लाखों लोग और देखें तो इस वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।